हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ जनरल इंजीनियरिंग और बीएमसी में। इस लास्ट लेक्चर में हमने कंक्रीट की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में टीच किया था। आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होती है। जब सीमेंट तथा मिलावे के मिश्रण में पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण में मौजूद सीमेंट तथा पानी परस्पर रासायनिक क्रिया करते हैं, जिसे जलयोजन हाइड्रेशन की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसे जलयोजन ऊष्मा कहते हैं। इस क्रिया में सीमेंट पेस्ट की मकड़ी के जाले की भांति एक झिल्ली उत्पन्न होती है जो फैलकर मिलावे को ढांप लेती है, इसे जेल कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट का पेस्ट लेते हैं, हाइड्रेशन यानी पानी जब मिक्स करते हैं तो हाइड्रेशन होता है और मकड़ी की जाल की तरह वो फैल जाती है, इसे हम जेल कहते हैं। साधारण ताप पर जलयोजन क्रिया 28 दिन में लगभग 90% संपूर्ण हो जाती है, जिसे जेल पेस्ट कहते हैं। यह कंक्रीट में सामर्थ्य उत्पन्न करता है और कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य बहुत अच्छी मानी जाती है, जबकि तनन सामर्थ्य बहुत कम होती है। और सीमेंट में उपस्थित निम्न अवयवों का कंक्रीट की सामर्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जैसे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S। इसकी वजह से कंक्रीट को प्रारंभिक सामर्थ्य मिलती है। डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, इसकी वजह से कंक्रीट को अंतिम सामर्थ्य मिलती है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा जल सीमेंट अनुपात, वाटर सीमेंट रेशियो। अभी तक जब आपका थ्योरी एग्ज़ाम होता था 5 मार्क्स में आपका एक जो क्वेश्चन पूछा जाता था, तो वाटर सीमेंट रेशियो मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछते ही थे। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या है। कंक्रीट में प्रति किलोग्राम सीमेंट में मिलाए जाने वाले पानी तथा सीमेंट के अनुपात को जल सीमेंट अनुपात या वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सीमेंट के जलयोजन के लिए पानी की मात्रा भार में तथा सीमेंट की मात्रा भार के अनुपात को जल सीमेंट अनुपात कहते हैं। जल सीमेंट अनुपात इक्वल टू जल का भार बटे सीमेंट का भार। जल सीमेंट अनुपात कंक्रीट की सामर्थ्य व सूचकांक है। जितना जल सीमेंट अनुपात कम होगा, कंक्रीट की सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी। परंतु पानी की मात्रा इतनी आवश्यक होनी चाहिए कि जलयोजन क्रिया पूर्ण हो सके और कंक्रीट की वर्केबिलिटी बनी रहे तथा कंक्रीट को पूर्ण रूप से कुटा जा सके। और जलयोजन क्रिया हेतु 25% से 30% पानी की ज़रूरत होती है। सामान्यतः यह अनुपात 0.4 तक होना चाहिए, लेकिन मिलावों में नमी होने की दशा में यह अनुपात कम भी कर सकते हैं। कम मात्रा में जल मिलाने पर कंक्रीट की सामर्थ्य में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, ये ग्राफ में इन्होंने दिखाया हुआ है, राइट। इसके बाद है हमारा सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट का सेटिंग टाइम क्या होता है, ये हमारा लेबोरेटरी टेस्ट है, लैब में करते हैं। डिवाइडेड इनटू द 3 फेजेस। 3 फेजेस में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। इनिशियल सेटिंग टाइम होता है हमारा 30 से 60 मिनट का। टाइम एट विच द सीमेंट स्टार्ट्स सेटिंग एज पर IS कोड, द इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट, so that the within that time we can mix, transport and places concrete at required places. Final setting times 5 to 6 hour. Time at which the cement start gaining strength. After this time we can remove the formwork. As per IS code, final setting time should not be more than 10 hours, progressive hardening and increasing in strength. कंक्रीट के वांछित गुण तथा उनके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंक्रीट एंड फैक्टर विच अफेक्ट दैम। एक अच्छी कंक्रीट के वांछित गुण निम्न प्रकार हैं, जैसे सामर्थ्य, सुकार्यता, सघनता तथा टिकाऊपन।
अगर मैं बात करूं सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ, तो सीमेंट में विभिन्न अवयवों की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन सीमेंट, कंक्रीट मिलाने का समय, कंक्रीट मिक्सिंग टाइमिंग, वाटर सीमेंट रेशियो, वाइब्रेटिंग ऑफ कंक्रीट, इफेक्ट ऑफ क्यूरिंग एंड टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट, लाइफ टाइम आयु काल, महीन मिलावे की सूक्ष्मता, फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट, राइट। इसके बाद है हमारा सीमेंट में विभिन्न अवयवों की मात्रा। सीमेंट कंक्रीट में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न अवयवों की मात्रा एवं उनकी सूक्ष्मता दोनों ही सामर्थ्य को प्रभावित करती है। विभिन्न प्रकार की सीमेंट की सामर्थ्य तथा उनकी आयु का संबंध दिखाया गया है। इनके अवयवों की मात्रा निम्न तालिका में दे रखी है। जैसे ऑर्डिनरी के लिए C3S 49 है, C2S 25 है। ये यौगिक बनावट है परसेंटेज में। पांत्रित, शीघ्र सामर्थ्य ग्रहण करने वाला, अल्प ऊष्मा वाला, लोहेट, सल्फेट प्रतिरोधी, सल्फेट रेजिस्टिंग। फिर है कंक्रीट मिलाने का समय, क्या समय होना चाहिए। कंक्रीट अवयवों के मिलाने का समय बढ़ाने से उसकी संपीड़न सामर्थ्य कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और कंक्रीट को 30 सेकंड से 120 सेकंड तक मिलाने से कंक्रीट की सामर्थ्य में अधिक वृद्धि होती है। इससे ज़्यादा मिलाने पर मिश्रण का पृथक्करण हो जाता है और इसके कारण कंक्रीट की सामर्थ्य में कमी आ जाती है। फिर है हमारा वाटर सीमेंट अनुपात। साधारण कंक्रीट की विभिन्न जल सीमेंट अनुपात के लिए विभिन्न काल टाइम संपीड़न सामर्थ्य दिखाई गई है, उन्होंने ग्राफ में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो कंक्रीट में जलयोजन के केवल 25% से 30% की आवश्यकता होती है तथा शेष उचित सुकार्यता के लिए ही मिलाया जाता है। यह अतिरिक्त पानी सूखने पर कंक्रीट में सूक्ष्म नालियाँ बनाता है, जिससे कंक्रीट की जलरोधक क्षमता तथा सामर्थ्य घट जाती है और सीमेंट में पानी मिलाने के बाद पेस्ट बन जाता है और कम पानी की मात्रा अधिक गाढ़ा पेस्ट बनाती है, जिससे कंक्रीट की सामर्थ्य अधिक होती है। यह पेस्ट मिलावे के कणों को एक साथ बांधकर कंक्रीट को सामर्थ्य प्रदान करता है, परंतु जल की बहुत कम मात्रा मिलाने से कंक्रीट की सुकार्यता कम होगी और उसकी उचित कुटाई भी नहीं हो पाएगी। इससे कंक्रीट की सामर्थ्य भी घट जाती है। इसे टूटी हुई रेखा डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। फिर है कंक्रीट की कुटाई। कंक्रीट की कुटाई कैसी होती है। कंक्रीट की कुटाई सामर्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करती है। परीक्षण से स्पष्ट होता है कि कम सीमेंट की मात्रा परंतु अच्छी कुटाई वाली कंक्रीट की सामर्थ्य अधिक सीमेंट वाली परंतु ठीक प्रकार कुटाई ना की गई तो कंक्रीट की अपेक्षित अधिक होती है। इसके साथ हम देखते हैं कि 95% तक कूटी गई कंक्रीट की सामर्थ्य पूर्णतया कुटी एवं कंक्रीट के सामर्थ्य के लगभग 70% तक होती है। तो ये हमारी बात हो गई कंक्रीट की कुटाई की, कितने से कितने तक होती है। तो ये परसेंटेज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। कंक्रीट की तराई एवं ताप का प्रभाव। हम क्या करते हैं जब हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, कंक्रीट जब हम यूज़ करते हैं फिर हम तराई करते हैं, पानी का छिड़काव। अच्छी सामर्थ्य हेतु समस्त सीमेंट का जलयोजन होना आवश्यक होता है। इसके लिए कंक्रीट को भली भांति कूटा जाता है। उसके बाद 14 से 28 दिनों तक इसकी तराई की जाती है, क्यूरिंग जिसे बोलते हैं। और इसके अतिरिक्त तापमान का भी सामर्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अधिक तापक्रम पर अधिक गति से सीमेंट का जलयोजन समाप्त हो जाता है और कंक्रीट तीव्रता से सामर्थ्य ग्रहण करता है। फिर है हमारा आयु काल। आयु के साथ साथ कंक्रीट की सामर्थ्य में वृद्धि होती जाती है परंतु बढ़ोतरी दर के समय कम होती है और 28 दिन के बाद कंक्रीट की सामर्थ्य निम्न प्रकार होती है। 3 मंथ में 25%, 6 मंथ में 50%, 1 साल में 75%, 3 साल में 100%। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें महीन मिलावे की सूक्ष्मता।
समान आयतन में मोटे मिलावे की अपेक्षा महीन मिलावे से अधिक कण होते हैं और अधिक कणों के कारण उनका सतह क्षेत्रफल भी अधिक होता है। इसी वजह से उनकी सतह को गीला करने के लिए और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इससे किसी विशेष सीमेंट अनुपात के लिए सीमेंट जलयोजन के पानी की कम मात्रा उपलब्ध होगी, परंतु उचित सुकार्यता प्राप्त करने के लिए अधिक पानी मिलाना आवश्यक होगा, जिससे जल सीमेंट अनुपात बढ़ जाएगा और कंक्रीट की सामर्थ्य घट जाएगी। अतः उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट बनाने के लिए 2.6 सूक्ष्मता मापक वाला मोटा रेता प्रयोग करते हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त किसी भी फिल्म पृष्ठ तनाव के कारण मिलाव कणों से दूर रखती है, जिससे रेत का आयतन बढ़ जाता है और यह आयतन वृद्धि रेत का फूलना कहलाती है। और इस आयतन वृद्धि का प्रावधान न रखा जाए तो कंक्रीट मिश्रण में महीन मिलावे की कमी हो जाएगी, जिससे संपीड़न सामर्थ्य प्रभावित होगी और यह आयतन वृद्धि महीन रेते से अधिक होती है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। इसके बाद है हमारा सुकार्यता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। सुकार्यता कंक्रीट का वह गुण है जिसके अंतर्गत कंक्रीट बिना पृथक्करण या उत्सर्जन के सुगमतापूर्वक उचित स्थान पर प्रयोग की जा सके। सुकार्यता मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि आवश्यकता से कम पानी मिलाया जाए तो कंक्रीट मोटा मिलावा महीन मिलावा से पृथक हो जाता है और इस क्रिया को पृथक्करण सेग्रेगेशंस कहते हैं, राइट। यदि आवश्यकता से अधिक पानी मिलाया जाए तो अतिरिक्त पानी कंक्रीट से बाहर निकल जाता है और यह गुण उत्सर्जन कहलाता है, ब्लीडिंग, और यह भी सुकार्यता को प्रभावित करता है। और सुकार्यता बढ़ाने के लिए गोल मिलावे का प्रयोग किया जाना चाहिए। सुकार्यता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं जल की मात्रा, वाटर कंटेंट। तो वाटर सीमेंट रेशियो का कंक्रीट की सुकार्यता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कंक्रीट की जल की मात्रा ज़्यादा होने पर सुकार्यता बढ़ती है, परंतु सामर्थ्य कम हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में, ग्राफ में। मिलावों का परिमाप, साइज ऑफ एग्रीगेट। मिलावे का आकार काफ़ी हद तक सुकार्यता को प्रभावित करता है। गोल मिलावे वाली कंक्रीट की सुकार्यता अच्छी होती है तथा कम सीमेंट की आवश्यकता होती है और कोड़ी मिलावे की सुकार्यता सबसे कम होती है। फिर है मिलावों का आकार, स्पेस, शेप ऑफ एग्रीगेट्स। मिलावे का आकार बड़ा होने के कारण उसकी सतह का क्षेत्रफल कम होगा, जिससे पानी की मात्रा कम हो जाएगी तथा सुकार्यता बढ़ जाएगी और कंक्रीट की सामर्थ्य मोटे मिलावे के आकार पर दिखाया जाता है। फिर कंक्रीट की सामर्थ्य और मिलावे के आकार में संबंध इन्होंने दे रखा है, देखिएगा। मिलावों का श्रेणीकरण, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। कंक्रीट मिक्स की सुकार्यता मिलावों के श्रेणीकरण पर निर्भर करती है। मिलावे का श्रेणीकरण होने से कंक्रीट की सुकार्यता बढ़ जाती है, जबकि समस्त कणों के एक ही साइज का होने से सुकार्यता कम हो जाती है। और सम्मिश्रकों का प्रयोग, यूज ऑफ एडमिक्सचर्स। कंक्रीट में सम्मिश्रक प्रयोग करने से सुकार्यता बढ़ाई जा सकती है और वायु प्रवेशक एजेंट द्वारा कंक्रीट में लाखों वायु के बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं और ये बुलबुले लचीले बॉल बियरिंग की तरह कार्य करते हैं, जिससे सुकार्यता में वृद्धि होती है। ठीक है। फिर है कंसिस्टेंसी। जैसे सीमेंट की कंसिस्टेंसी मैंने पढ़ा था, वैसे ही हम कंक्रीट का पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी कंक्रीट की द्रव रूप में बहने की प्रकृति होती है। जितना अधिक पानी होगा उसकी सघनता या गाढ़ापन में उतनी ही कमी आ जाती है और सघनता की जांच अवपात परीक्षण, स्लम्प टेस्ट किया जाता है और विभिन्न कार्यों हेतु अवपात स्लम्प का इन्होंने देखो एक वैल्यू दे रखी है
सड़क कार्य के लिए 20 से 30, स्थूल कंक्रीट के लिए 25 से 50, धरन स्लैब तथा नींव के लिए 50 से 100 और स्तंभ प्रतिधारक दीवार और पतली दीवार के लिए 75 से 100 और कंपन द्वारा कुटी कंक्रीट। टिकाऊपन या चिरस्थायित्व उचित मात्रा में तथा उच्च गुणवत्ता वाले सीमेंट तथा मिलावे का प्रयोग करके और सही जल सीमेंट अनुपात रखकर मिश्रण तैयार करना। इसके बाद भलीभांति सही कुटाई तराई करके चिरस्थायी या टिकाऊ संरचना प्राप्त की जा सकती है। राइट, तो ये स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात हो रही है। तो प्रायः अनिश्चित तरह का सीमेंट एवं कमजोर मिलावे से निर्मित वाली कंक्रीट निम्न श्रेणी की होती है। कंक्रीट के रंध्रों में पानी, लवण, गैसें इत्यादि के प्रवेशित हो जाने से तापक्रम में अत्यधिक परिवर्तन की वजह आ जाती है। कंक्रीट तेजी से क्षय डिके हो जाती है। राइट, फिर है अपवाद परीक्षण, स्लम्प टेस्ट। ये आपका स्लम्प टेस्ट है, वो आपके लैब में अवेलेबल है। जब लैब ओपन होगी तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्लम्प टेस्ट करते हैं। अपवाद परीक्षण स्लम्प टेस्ट कंक्रीट मिश्रण को स्वीकार्यता, वर्केबिलिटी तथा सघनता की जांच करने के लिए किया जाता है। इसमें एक शंकु छिद्रक की तरह का प्रयोग किया जाता है। पात्र का ऊपरी व्यास 10 सेंटीमीटर, निचला 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई लगभग 30 सेंटीमीटर तक की होती है। इस पात्र में अंदर से सफाई करके उसमें तेल, ग्रीस आदि कोई चिकना पदार्थ लगा देते हैं और इस पात्र को इस पात्र की समतल चादर पर रखते हैं। इसमें 7.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक कंक्रीट भरकर 16 mm व्यास तथा 60 सेंटीमीटर लंबी छड़ टैम्पटिंग रॉड की सहायता में से कंक्रीट की कुटाई करते हैं और कुटाई के लिए छड़ को ऊपर उठाकर 25 बार इस प्रकार छोड़ा जाता है कि कंक्रीट पूरी तरह परत में धंस जाए और इस छड़ का धंसने वाला सिरा नुकीला होता है और कूटते समय समान आघात लगने चाहिए। पहले परत के बाद अन्य परतों की कुटाई भी ऐसी ही करनी होती जाती है और पात्र को 3 परतों में से भरा जाता है। पूरा भरने के बाद पात्र को उठा लेते हैं जिससे कंक्रीट नीचे की ओर फिसल जाती है। अब कंक्रीट की ऊंचाई माप ली जाती है और इस प्रकार पहली एवं द्वितीय ऊंचाई का अंतर अपवाद स्लम्प कहलाता है। राइट, इसके बाद देखो यहाँ पे देखो स्लम्प टेस्ट है। ये आप जो प्रैक्टिकल लैब में करेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है तो इसे आप पढ़िएगा, समझिएगा। फिर है कंक्रीट मिश्रण का अभिकल्पन, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइनिंग। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइनिंग क्या होती है ये पढ़ेंगे। कंक्रीट का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी संपीड़न सामर्थ्य। किसी भी कार्य में प्रयोग करने से पहले उस पर लगने वाले भार के अनुसार कंक्रीट सामर्थ्य की गणना की जाती है और इस कार्य विशेष के लिए प्रयोग की जाने वाली कंक्रीट के विभिन्न घटकों के अनुपात निर्धारित करते हैं। फिर कंक्रीट मिश्रण अभिकल्पन कहलाता है। पहला है हमारा स्वच्छ एवं अनुमानित विधि, दूसरा है न्यूनतम रिक्त अनुपात विधि, थर्ड है परीक्षण विधि, फोर्थ है सूक्ष्म मापक विधि, फिफ्थ है जल सीमेंट अनुपात विधि, वाटर सीमेंट रेशियो मेथड। किसी संरचना का निर्माण करने से पहले इसमें प्रयुक्त किए जाने वाले कंक्रीट मिश्रण का अभिकल्पन किया जाता है और विभिन्न कार्यों के लिए कंक्रीट मिश्रण अनुपात दिया गया है। जैसे भारतीय मानक कोड 15456 से 1978 के अनुसार कंक्रीट के ग्रेड्स M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40 निर्धारित किए जाएं, जहां M मिश्रण प्रदर्शित करता है तथा 15 सेंटीमीटर के घन कोड की 28 दिन की सामर्थ्य 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 में है। ठीक है,
देखो यहाँ पे ये सब ग्रेड्स दे हुए हैं, कौन सा ग्रेड कहाँ यूज़ किया जाता है। फिर है हमारा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी क्या है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस में 1850 में हुआ था। ठीक, उसके बाद इसका प्रयोग अन्य देशों में भी इसका प्रयोग होने लगा। संरचना निर्माण के लिए प्रबलित कंक्रीट बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। प्रबलित कंक्रीट में सादा कंक्रीट तथा इस्पात का संयोजन निम्न प्रकार है। आरसीसी इज इक्वल टू सीसी प्लस स्टील, जहाँ सीसी सीमेंट प्लस मोरम एंड स्टोन ब्लास्ट है, राइट। फिर है हमारा प्रबलन के रूप में इस्पात की गोल वर्गाकार छड़ें, एड़ी छड़ें, राइट। फिर है एडवांटेज ऑफ आरसीसी। आरसीसी के एडवांटेज कौन कौन से हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज इकोनॉमिकली बिकॉज कंप्रेसिव फोर्स आर borne by concrete and tensile force by steel. Combination of steel and concrete provides a monolithic character and provides much rigidity to the structure. RCC structure resisted earthquake effectively, requires less cost of maintenance because they are not attacked by the termites. Durable and fire resisting, impermeable to moisture. Ingredients of RCC are easily available. Due to plastic properties of RCC, the RCC structure can be constructed of any desired shape. Freshly mixed concrete can be pumped to lay in difficult portion of the structure. Weight of RCC section is much less than that of plain cement concrete of same cross sections. Life of RCC structure increases with इंट्रोडक्शन ऑफ मॉइस्चर, राइट। तो ये हमारे यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, एडवांटेज दे रखे थे कि आरसीसी के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। प्रबलित कंक्रीट के गुण ये इंग्लिश में थे, अब मैं आपको हिंदी में बताने जा रहा हूँ। आरसीसी के वांछित गुण निम्नलिखित हैं। कंक्रीट जमते समय प्रबलन की सतह को अच्छी प्रकार जकड़ लेती है और इस्पात तथा कंक्रीट का रेखीय प्रसारण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लगभग समान होता है, जिससे ताप परिवर्तन के कारण कंक्रीट में आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न नहीं होते और इनके द्वारा निर्मित संरचनाएं दिखने में सुंदर होती हैं और दीमक रोधी भी होती हैं। ये संरचनाएं प्रायः सीलन रोधी होती हैं। इस्पात की सतह पर सीमेंट की परत का प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता, अपितु उसे जंग लगने से बचाता है और कंक्रीट तथा इस्पात के संयोजन को प्रत्येक आकार में सरलतापूर्वक ढाला जा सकता है, राइट। इसके बाद है हमारा प्रबलित कंक्रीट की सामान्य मान्यताएं। बेसिक अजम्पशन इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। प्रबलित कंक्रीट के संबंध में कुछ मान्यताएं निम्न प्रकार हैं, जैसे कि इस्पात की प्रत्यास्थ सीमा के भीतर कंक्रीट व इस्पात में बंधपूर्ण परफेक्ट बॉन्ड होता है। कंक्रीट को दबाते समय इस्पात में कोई प्रारंभिक प्रतिबल नहीं होता। बंकन से पूर्व का समतल परिच्छेद बंकन के बाद भी समतल रहता है और परिच्छेद का समस्त तनन बल इस्पात द्वारा वहन किया जाता है। इसके बाद है हमारा प्रबलित कंक्रीट के लाभ एवं दोष, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आरसीसी। तो पहला एडवांटेज है हमारा यह टिकाऊ, ड्यूरेबल, जलरोधी तथा अग्निशय फायर प्रूफ होती है। प्रबलित कंक्रीट का अनुरक्षण तथा निर्माण व्यय कम होता है। यह तनन में भी पर्याप्त सामर्थ्य रखता है और निर्माण सामग्री सुगमता से उपलब्ध हो जाती है और इस पर वायुमंडलीय परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे कोई भी आकृति व माप में सरलता से ढाला जा सकता है, राइट। फिर है हमारे दोस्त, डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। निर्माण करने से पहले अनुभवी व्यक्ति द्वारा कंक्रीट का अभिकल्पन डिज़ाइन आवश्यक है, अन्यथा संरचना विफल हो सकती है और इस कार्य के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है,
फिर है हमारा प्रेवलेंस कंक्रीट संरचनाओं के विफल होने के कारण। कंक्रीट में उत्पन्न संपीड़न प्रतिबलों का मान अधिकतम अनुमेय संपीड़न प्रतिबल मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस से अधिक होने पर, कंक्रीट तथा इस्पात के मध्य मजबूत पकड़ फर्म ग्रिप न होने पर, इस्पात में तनन प्रतिबल अनुमेय तनन प्रतिबल से अधिक होने पर। फिर है हमारे आरसीसी की यूज़। प्रेवलेंट कंक्रीट के विभिन्न उपयोग निम्न प्रकार हैं, जैसे विभिन्न व्यापारिक, घरेलू तथा औद्योगिक संरचनाओं के निर्माण में, पानी की टंकी में, सेप्टिक टैंक के कवर में आदि में यूज़ होते हैं। रेल की पटरी स्लीपर बनाने हेतु, बिजली के खंभों के निर्माण में, पुल सड़क ब्रिज सड़कों आदि के निर्माण में, राइट। इसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे ये फिनिश हो रहा है, फाउंडेशन। इतना ही कुछ था फाउंडेशंस के बारे में। और फिर हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है इसके बाद में, किसमें कुछ क्वेश्चंस किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे कैसे पूछ जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हुआ है, फाउंडेशन नींव किसे कहते हैं? नींव किसे कहते हैं? तो नींव के क्या कार्य हैं? दूसरा क्वेश्चन, सॉइल की धारक क्षमता यानी बेरिंग कैपेसिटी क्या है? मृदा की धारक क्षमता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, अल्टीमेटिव बेरिंग कैपेसिटी एंड सेफ्टी बेरिंग कैपेसिटी। मृदा की धारक क्षमता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? कंपन, अवशोषण पदार्थ, वाइब्रेशन, एब्जॉर्बिंग मटेरियल के नाम लिखिए। नींव का विकल्पन डिज़ाइन करते समय किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए? सीमेंट कंक्रीट के प्रमुख संगठनों के नाम तथा उनका कार्य। सीमेंट कंक्रीट के प्रमुख गुण अवगुण कौन से हैं? सीमेंट कंक्रीट के जल सीमेंट अनुपात से आप क्या समझते हैं? कंक्रीट की सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कंक्रीट की स्वीकार्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रेवलेंस सीमेंट कंक्रीट के वांछित गुणों को लिखिए। प्रेवलेंस कंक्रीट के लाभ हानियों का वर्णन कीजिए। अल्टीमेटिव बेरिंग कैपेसिटी, फाउंडेशन बोल्ट जो मैंने पढ़ाया अभी आपको लास्ट इससे पहले वाले लेक्चर में। नींव के विफल होने के प्रमुख कारण। सीमेंट कंक्रीट को परिभाषित कीजिए। सीमेंट कंक्रीट के प्रमुख अनुप्रयोग बताइए। कंक्रीट के संपीड़न तनाव सामर्थ्य पर टिप्पणी कीजिए। कंक्रीट में महीन मिलावे से आप क्या समझते हैं? कंक्रीट के मोटे मिलावे से आप क्या समझते हैं? सीमेंट कंक्रीट की तराई का क्या प्रभाव होता है? जल सीमेंट अनुपात का कंक्रीट की स्वीकार्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिलावों के आकार का स्वीकार्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अवपात परीक्षण स्लम टेस्ट। सीमेंट कंक्रीट में प्रबलन रेनफोर्समेंट के लिए क्या मिलाया जाता है? फिर है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके होने वाले हैं एग्ज़ाम, शायद इसी टाइप के होंगे। मृदा में इकाई क्षेत्रफल पर आने वाले संरचना के भार को सुरक्षापूर्वक वहन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? अब देखिएगा, समझिएगा। मशीनों को स्थिरता प्रदान करने के लिए उन्हें बांधा जाता है। किससे? बोल्टों से, चिनाई से, वेल्डिंग से। नींव के विफल होने का प्रमुख कारण। सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य क्या होती है? जो मिलावा एग्रीगेट 4.75 mm की छलनी से 90% पास हो जाए वो क्या कहलाता है? कंक्रीट में जल की मात्रा ज़्यादा होने पर स्वीकार्यता वर्केबिलिटी कितनी होगी? कोड़ी मिलावे से कंक्रीट की स्वीकार्यता। कंक्रीट का अपवाद परीक्षण स्लम टेस्ट। प्रबलित कंक्रीट के प्रमुख लाभ। फिर उन्होंने 70 और 70 दे रखे हुए हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपने देखे, समझे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे, इससे कुछ ज़्यादा अलग नहीं पूछा जाएगा। कुछ इन्होंने फ्लप्स दे रखे हैं। मृदा की इकाई क्षेत्रफल पर आने वाले संरचना के भार को सुरक्षापूर्वक वहन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मशीनों को स्थिरता प्रदान करने के लिए उसे बांधा जाता है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्टिव की भी सभी पूरी प्रश्नावली को सॉल्व किया हुआ। फिर प्रश्नावली से इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं। नींव क्या है, इसके क्या कार्य हैं? नींव के विफलता के प्रमुख कारणों का उल्लेख करो। विफलता से बचाव के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करो। कंपनी ये मशीनों हेतु नींव पर टिप्पणी करो। भारी एवं हल्की मशीनों हेतु आवश्यक नींवों की तुलना करो। विद्युत मशीनों को नींव कैसे बनाते हैं?
नींव में प्रयुक्त होने वाले बोल्टों को सोचित चित्र बनाओ। बेरिंग कैपेसिटी क्या है, धारक क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, नींव अभिविकल्पन के महत्वपूर्ण बिंदु। सीमेंट कंक्रीट क्या है, सीमेंट कंक्रीट के गुण अवगुण क्या हैं, कंक्रीट निर्माण पर टिप्पणी करो। सीमेंट कंक्रीट में जल सीमेंट अनुपात के महत्व पर प्रकाश डालो। कंक्रीट के अनुपात से क्या समझते हैं, कंक्रीट की निर्माण की व्याख्या करो। कंक्रीट की सामर्थ्य पर पानी की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करो। कंक्रीट के सामर्थ्य किन किन घटकों द्वारा प्रभावित होती है, वर्णन करो। कंक्रीट के सामर्थ्य पर तराई का तापक्रम क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करो। आरसीसी क्या है, बिल्डिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या है, आरसीसी की यूज़ क्या है, जो मैंने अभी इसी लेक्चर में आपको डिस्कस किए। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो बेफिक्र रहिएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये। 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर फाउंडेशन आपका फिनिश हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई टॉपिक आपको PDF फाइल में चाहिएगा तो बताइएगा, और पढ़िएगा, इस वीडियो को समझिएगा। EE ब्रांच के लिए और मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच के लिए, यानी कि बेसिक मैकेनिकल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड जनरल इंजीनियरिंग, दोनों के लिए ही है। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत हमारे पास आ चुके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में इस वीडियो को देखिएगा। राइट, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।